Hello everyone, welcome to Cam Guru classes. This is my first class. तो मेरा चैनल का नाम है कैम गुरु। तो ये मेरा फर्स्ट क्लास है। तो आज मैं क्लास 12 का जो बायोमोलिकुल चैप्टर है वो सिखाने के लिए जा रहा हूँ। तो ध्यान रहे, इस वीडियो में ऐसा कुछ आप लोग सीखने वाले हो जो लाइफ में भी नहीं, लाइफ टाइम तक तुम लोग याद रखोगे, आप लोग याद रखोगे। तो इस बायोमोलिकुल में जो जो चीज़ सिखाऊंगा, बोर्ड एग्जाम हो, नीट हो और कोई भी एग्जाम हो रिलेटेड बायोमोलिकुल से रिलेटेड 100% क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग आ जाओगे। तो जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं डिटेल्स में सिखाऊंगा, तो एक एक करके सिखाऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करो, आप लोग अच्छे से देखते रहो और यहाँ पे जो मजेदार चीज सीखने वाले हैं वो लाइफ टाइम आप लोगों को याद रहेगा। ओके, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का बायोमोलिकुल चैप्टर। चैप्टर का नाम है बायोमोलिकुल्स। चैप्टर का नाम है बायोमोलिकुल्स। अब देखो, पहले आप लोग देखो बायोमोलिकुल्स होता क्या है, ठीक है। अब ये जो बायोमोलिकुल्स ब्रांच है, ये बायोमोलिकुल्स एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री के अंदर आते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आते हैं, ये बायोकेमिस्ट्री का अंदर आता है। अब बायोकेमिस्ट्री किसको बोला जाता है? आप लोग जानते ही हो, लॉट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कंटीन्यूअसली टेक्स प्लेस इनसाइड आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर कंटीन्यूअसली बहुत सारा केमिकल रिएक्शन चल रहा है, ये आप लोगों को पता है। तो वो केमिकल रिएक्शन के बारे में आप लोगों को अगर जानना हो, उस केमिकल रिएक्शंस में कौन सा मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है, कौन सा केमिकल क्या हेल्प कर रहा है, ये सब चीज के बारे में अगर डिस्कस करना हो, स्टडी करना हो, देन यू हैव टू गो थ्रू बायोकेमिस्ट्री। इज इट क्लियर? तो बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है वेयर वी डिस्कस अबाउट द केमिकल्स एंड द केमिकल रिएक्शंस व्हिच टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर बॉडी कंटीन्यूअसली। तो ज्यादातर बायोकेमिस्ट्री में हम लोग यही डिस्कस करते हैं हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या चल रहा है, कौन सा केमिकल क्या काम कर रहा है, कौन सा केमिकल किस तरह की केमिकल रिएक्शन चल रहा है। तो इस टाइप का चीज हम लोग बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। अब ये जो हमारा चैप्टर का नाम है बायोमोलिकुल्स, एक्चुअली बायोमोलिकुल्स होता क्या है? तो आप लोग देखिए, बायोमोलिकुल्स एक्चुअली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? बायोमोलिकुल्स एक्चुअली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है। अब हम लोग जानते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। तो दैट मींस कुल मिला के बात क्या हो गया? बायोमोलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, उसी मॉलिक्यूल को हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और बायोमोलिक्यूल्स उसी को बोला गया क्योंकि जो चीज हमारे बॉडी के अंदर मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं, उसी को ही बायोमोलिक्यूल्स बोला जाता है। तो यहाँ पे और एक बात है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं जिस मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो, जिस मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो, उसी मॉलिक्यूल को हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मानते हैं। और उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जानने के लिए हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या हुआ? तो क्या है बायोमोलिक्यूल्स? तो हम लोगों को समझ में आया, बायोमोलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स व्हिच फाउंड इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही लिविंग बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं, द मॉलिक्यूल्स व्हिच इज फॉर्म्ड बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या बनी? बायोकेमिस्ट्री मतलब इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी विल डिस्कस अबाउट बायोमोलिक्यूल। दैट मींस जो मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर मिलते हैं और उस मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में कैसे केमिकल रिएक्शंस करके ब्रेक डाउन करवाता है। तो इन तरह की डिस्कशन, इस तरह की डिस्कशन हम लोग किस जगह पे करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। तो कुल मिला के बात क्या हुआ? बायोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है। अब अगर पूछो व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स, तो कैसे बोल सकते हो? कैसे बोल सकते हो? बायोमोलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फाउंड इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है बेटा? आप लोग देखो, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या हो गया? बायोमोलिक्यूल जो होता है, बायोमोलिक्यूल जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर मिलते हैं, है ना?
अब दो चार एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं बायोमोलिक्यूल किस मोलिक्यूल को कौन सा मोलिक्यूल को हम लोग बायोमोलिक्यूल्स मानते हैं। दो चार एग्जाम्पल देके हम लोग इसको डिटेल्स में समझेंगे। तो आप लोग देखो किताब में जो जो बायोमोलिक्यूल्स का एग्जाम्पल किताब में देके रखा है तो उनके बारे में पहले हम लोगों को सीखना है। तो किताब में जो जो बायोमोलिक्यूल्स दिया गया वो है पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। पहला है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल में बायोमोलिक्यूल्स का एग्जांपल जो किताब में देके रखा है उसके बारे में डिटेल्स में एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। पहला हो गया हम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड बात हो गया हम लोगों का जो होता है प्रोटीन, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट थर्ड हो गया हम लोगों का विटामिन्स, ये भी एक बायोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल है। नेक्स्ट हो गया हमारा न्यूक्लिक एसिड, ये भी एक बायोमोलिक्यूल्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट हो गया हम लोगों का एंजाइम्स, ये भी एक बायोमोलिक्यूल्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट हो गया हम लोगों का हार्मोन्स। तो एक्चुअली ये यहाँ पे कितने बायोमोलिक्यूल का मैंने एग्जांपल दिया, 6 बायोमोलिक्यूल का एग्जांपल दिया। तो किताब में हम लोगों का इस 6 बायोमोलिक्यूल्स के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या है इस कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोगों को डिटेल्स में जानना है, प्रोटीन के बारे में भी हम लोगों को डिटेल्स में जानना है, विटामिन्स के बारे में भी हम लोगों को डिटेल्स में जानना है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, एंजाइम्स के बारे में, हार्मोन्स के बारे में। तो ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग को डिटेल्स में जानना है। ठीक है, अब देखो बायोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन जो मैंने एक तरह से बोल दिया, क्या द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फाउंड इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन टू बी बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी मान सकते हैं। ओके, और इसका डेफिनेशन ऐसे भी तो दे सकते हो। देखो बेटा यहाँ पे जो भी एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, अगर किसी भी मॉलिक्यूल मान लो कार्बोहाइड्रेट, हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का कमी हो गया, हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी आ गया कार्बोहाइड्रेट का, ऑब्वियसली हम बीमार पड़ जाएंगे। वैसे ही प्रोटीन का अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो तब भी हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। वैसे ही विटामिन्स का कमी हो तभी हम लोग बीमार में पड़ जाएंगे। मतलब बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल है, जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल मैंने एग्जांपल के तरह से लिया है, किसी भी मॉलिक्यूल अगर हमारे बॉडी में इनसफिशिएंट अमाउंट में होगा तो हम लोगों को क्या हुआ, बहुत तरह का बीमार हम लोग पड़ सकते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन हम लोग ऐसे भी तो दे सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स बाय डेफिशिएंसी व्हिच we may suffer from different disease, is not it? तो इस मॉलिक्यूल का अगर डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में हो तो हमारे बॉडी में बहुत तरह के बीमार मतलब आ सकते हैं, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। तो कुल मिला के बायोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन में दो तरह से दिया। पहला तो बात क्या हुआ, बायोमोलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फाउंड इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे भी दे सकते हो। और बाद में ये जो यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स का जो एग्जांपल मैंने डाला, ये ईच एंड एवरी कंपाउंड अगर मॉलिक्यूल अगर बॉडी में कमी हो तो तुम बीमार पड़ जाओगे। तो इसका डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स बाय डेफिशिएंसी व्हिच वी मे सफर फ्रॉम डिफरेंट डिजीज। तो आई थिंक बायोमोलिक्यूल्स का जो डेफिनेशन था, ये डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ गया। ओके, अब देखिए, अब एक एक के बारे में हम लोग को डिटेल्स में डिस्कस करना है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ओके, पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब बात क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स का जो डेफिनेशन है किताब में ऐसे है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। देखो आप लोगों के सामने में जो डेफिनेशन बोला, ये डेफिनेशन डायरेक्ट आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम लोगों को कुछ टर्म जानना है। अगर कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल्स में आप लोगों को पता करना है, देन यू हैव टू फर्स्ट नो अबाउट लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, प्लान पोलराइज्ड लाइट। इसके बारे में पहले आप लोगों को क्या करना है, जानना है। कैसे जानोगे, देखिए आप लोग कार्बोहाइड्रेट जानने के लिए पहले तो हम लोगों को समझना पड़ेगा प्लान पोलराइज्ड लाइट क्या है। प्लान पोलराइज्ड लाइट क्या है, प्लान पोलराइज्ड लाइट क्या है, इसके बारे में पहले जानना पड़ेगा। उसके बाद अनप्लान पोलराइज्ड लाइट, अनप्लान पोलराइज्ड लाइट के बारे में जानना।
उसके बाद आप लोग को जाना है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है। अगर ये तीन चीज अच्छे तरह से समझ लिया आप लोगों ने तो कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन आसान बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग अभी कार्बोहाइड्रेट के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानने से पहले वी हैव टू नो अबाउट दिस ऑल थिंग्स। ओके, तो पहले हम लोग जानेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइन। अब बेटा देखिए, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइन होता है, सिंपल तरह से समझाऊंगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइन, प्लेन पोलराइज्ड लाइन सिंपल तरीके से समझाऊंगा। आप लोग फर्स्ट ईयर में सीखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या था? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता था और एक दूसरे के परपेंडिकुलर था। मैं ऐसे नहीं सिखाऊंगा, सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। कैसे सिखाऊंगा देखिए, मान लो ये एक निकल प्रिज्म है। इस प्रिज्म का नाम क्या है? निकल प्रिज्म। इसका नाम है निकल प्रिज्म, ठीक है। अब मैं ऑर्डिनरी लाइट लिया, ऑर्डिनरी लाइट। अब देखिए, आपको ऑर्डिनरी लाइट होता क्या है। देखिए, आप लोग जब धूप में खड़े होते हैं, मान लो आप धूप में जाके खड़े हो, तो धूप में जब खड़े होगे, ऐसा तो नहीं है सामने से लाइट आके आपके बॉडी के ऊपर आया, पीछे से लाइट आके आपके बॉडी के ऊपर गिरा, साइड से आके गिरा, ऐसे तो नहीं होता है, एक डायरेक्शन से नहीं आता है ना। जब हम लोग धूप में खड़े होते हैं तो हर डायरेक्शन से लाइट आके हमारे बॉडी के ऊपर गिरता है, होता है कि नहीं। मतलब इससे हम लोगों को ऐसा पता चल रहा है, ये जो सनलाइट है ये मल्टी डायरेक्शनल है। क्या डायरेक्शनल है? मल्टी डायरेक्शनल। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जब हम लोग धूप में खड़े होते हैं, सभी डायरेक्शन से लाइट आके हमारे बॉडी के ऊपर गिरता है। जैसे बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब स्कैटर करता है लाइट, है कि नहीं? मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाता है। तो जिस लाइट का डायरेक्शन डिफरेंट हो, मतलब ऑर्डिनरी लाइट वही होता है, द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज डिफरेंट। तो लाइट का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। मान लो मैं निकल प्रिज्म धूप में देखी, तो ये लाइट डिफरेंट डायरेक्शन से लाइट आके गिरा, यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन से लाइट आके गिरा। जब डिफरेंट डायरेक्शन से लाइट आके इस प्रिज्म में गिरेगा, गिरने के बाद वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, तभी इस लाइट को बोला जाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइन। समझ में आ रहा है? दैट मींस ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग अनप्लेन लाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। दैट मींस प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होते हैं? देखिए, जब ऑर्डिनरी लाइट और अनप्लेन पोलराइज्ड लाइट निकल प्रिज्म्स के थ्रू पास करेंगे, देन दोस लाइट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, तब उस लाइट को हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट मानेंगे। दैट मींस व्हेन ऑर्डिनरी लाइट पासेस थ्रू ए निकल प्रिज्म, ऑर्डिनरी लाइट का मतलब क्या है? जिस लाइट का डायरेक्शन डिफरेंट हो उसको ही ऑर्डिनरी लाइट बोला जाता है। When ordinary light passes through a nickel prism, then that light moves in the same direction. तभी उस लाइट को हम लोग क्या माना? प्लेन पोलराइज्ड लाइट माना। इतना तो समझ में आया आप लोगों को? तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में हमने सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा दिया। अब देखिए दूसरा चीज क्या है? प्लेन पोलराइज्ड, मान लो ये एक केमिकल है, मान लीजिए ये एक केमिकल है, ठीक है, मान लीजिए केमिकल है। अब मैंने क्या किया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस केमिकल के थ्रू जाने दिया। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक केमिकल के सॉल्यूशन के थ्रू जाने दिया, मतलब एक केमिकल के थ्रू पास होने दिया। अब यहाँ पे जो मैंने केमिकल रखा है, उस केमिकल ने क्या किया? ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट था उसका डायरेक्शन चेंज करवा दी, नीचे नहीं तो ऊपर, ऐसे चेंज करवा दी। मतलब ये एक ऐसा केमिकल है जिस केमिकल के थ्रू प्लेन पोलराइज्ड लाइट जाते वक्त अपना डायरेक्शन चेंज करवा लेते हैं। ओरिजिनल डायरेक्शन क्या था बेटा? ओरिजिनल डायरेक्शन ऐसे सीधा था,
ओरिजिनल डायरेक्शन ये था, पर यहाँ पे जो केमिकल है वो केमिकल प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डायरेक्शन क्या करवा दी, चेंज करवा दी। तो इस टाइप ऑफ केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मीनिंग क्या हुआ बेटा, द कंपाउंड और द केमिकल which can rotate the direction of plane polarized light is known to be optically active compound। जो कंपाउंड और जो केमिकल प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डायरेक्शन चेंज करने का कैपेसिटी रखता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मानते हैं। अब देखो आप लोग अगर ध्यान से देखिए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में जान लिया था, यहाँ पे जो केमिकल है उस केमिकल में डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ऐसे नीचे नहीं तो ऊपर। अब देखिए ध्यान से देखिए, जब यहाँ पर केमिकल प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डायरेक्शन चेंज करवा देंगे तो ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ एक एंगल क्रिएट करेगा, मतलब एक एंगल से वो क्या करेंगे, अपना डायरेक्शन चेंज करवाएंगे। यहाँ पे जिस एंगल से अपना डायरेक्शन चेंज करवा रहे हैं उस एंगल को हम लोग मेजर कर सकते हैं, कैन बी मेजर्ड बाय पोलरीमीटर। मतलब यहाँ पे जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितना डिग्री एंगल में डायरेक्शन चेंज करवा दी, वो एंगल हम लोग पोलरीमीटर एपर्टस से मेजर कर सकते हैं। तो इतना बात समझ में आया। तो यहाँ पे टॉपिक क्या था बेटा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे मिलते हैं बेटा, व्हेन ऑर्डिनरी लाइट का मतलब क्या है, जिस लाइट का डायरेक्शन डिफरेंट हो। When ordinary light passes through a nickel prism, then those light moves in the same direction। उस लाइट को हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट माना। फिर क्या आया, मैंने एक केमिकल का सॉल्यूशन रखा, उस केमिकल के थ्रू मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट जाने दिया। जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट उस सॉल्यूशन के थ्रू जा रहा था तब क्या हुआ, यहाँ पे जो केमिकल था उस केमिकल ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डायरेक्शन चेंज करवा दिया। तो मतलब यहाँ पे जो केमिकल है, इस केमिकल का ये एक प्रॉपर्टी बन गया। क्या प्रॉपर्टी, दिस इज द केमिकल which can rotate the direction of plane polarized light, that is why this chemical is known to be optically active compound। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो केमिकल है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डायरेक्शन चेंज करवा दी, कितना डिग्री एंगल में कन्वर्ट कर दी, कितना डिग्री एंगल में वो रोटेट करवा दी, दैट एंगल कैन बी मेजर्ड बाय पोलरीमीटर apparatus। आई थिंक यहाँ पे जितने भी चीज मैंने बताया अभी तक ये क्लियर हुआ। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब देखो बेटा, एक्चुअली अभी तो मैंने दिखाया था, मान लो ये एक केमिकल है, इसके थ्रू मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट जाने दिया, अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यहाँ पे जो केमिकल है ये तो हालांकि ऑप्टिकली एक्टिव निकला, ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को नीचे की तरफ नहीं तो ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे, सिंपल सा बात है। ये केमिकल का सॉल्यूशन है जिसके थ्रू मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास किया, तो यहाँ पे जो केमिकल है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डायरेक्शन नीचे नहीं तो ऊपर चेंज करेगा। अब मान लो ये केमिकल है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट गया नीचे की तरफ रोटेट करवा दी, नीचे की तरफ, नीचे भी कर सकते हैं ऊपर भी कर सकते हैं। मान लो नीचे की तरफ कर, नीचे की तरफ करने का मतलब है रोटेट टू राइट साइड और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या है, घड़ी का कांटा जैसे घूमते हैं, ठीक है, ऐसे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है उनके थ्रू जब मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास किया तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट नीचे की तरफ, मतलब नीचे की तरफ का मतलब है राइट साइड में रोटेट कर दिया।
और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, तब ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, इस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का नाम हो जाएगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी, बन जाएगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ओके, इज इट क्लियर? और अभी मैंने बताया नीचे की तरफ भी रोटेट कर सकता है, ऊपर की तरफ भी रोटेट कर सकता है। अब मान लो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस केमिकल के थ्रू पास किया, तब ये केमिकल प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ रोटेट करवा दी। ऊपर की तरफ रोटेट करने का मतलब है रोटेट टू लेफ्ट साइड और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अभी उस कंपाउंड को बोला जाता है लैबोरेटरी। तो अल्टीमेटली कुल मिला के बात क्या है? अल्टीमेटली कुल मिला के बात क्या है? देखो यहाँ पे जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हम लोगों ने पहले प्रीवियस स्लाइड में देख के आए हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक होता है डेक्स्ट्रो, और एक होता है लेवो। अब डेक्स्ट्रो किसको बोला गया? इसको डेक्स्ट्रो बोला गया। और लेवो किसको बोला गया? इसको लेवो बोला गया। इसको डेक्स्ट्रो क्यों बोला? क्योंकि इफ यू पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू ए केमिकल, if that chemical rotate the direction of plane polarized light to right side, ठीक है, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डायरेक्शन केमिकल राइट तरफ अगर रोटेट करवा दी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अगर लेफ्ट तरफ रोटेट कर देंगे तो क्या बोलेंगे? लेवोरोटेटरी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी को हम लोग बी और प्लस से जानते हैं, बी और प्लस, और लेवोरोटेटरी को हम लोग एल और माइनस से जानते हैं। तो इतना सा बात था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के बारे में। तो मैंने बोला था अगर कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर डेफिनेशन जानना हो, देन यू हैव टू नो अबाउट फर्स्ट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो इसके बारे में पहले हम लोग को जानना था, तो जो हम लोग ऑलरेडी सीख लिया। तो और एक बार मैं बता देता हूँ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या था? प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया प्लेन पोलराइज्ड क्या था। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब क्या है? द डायरेक्शन ऑफ द लाइट इज डिफरेंट। जो लाइट ने निकल प्रिज्म से जाने दिया था, जाने देने के बाद वो सेम प्लेन में मूव किया था, जिसको हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट माना था। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैंने एक केमिकल के सॉल्यूशन को थ्रू जाने दिया था। यहाँ पे जो केमिकल था वो क्या किया था? प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डायरेक्शन चेंज करवा दी। तो इसके यहाँ पे जो केमिकल है उसको बोला मैंने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब यहाँ पे रोटेट करते कितने डिग्री एंगल में यहाँ पे जो केमिकल है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डायरेक्शन कितने डिग्री एंगल में रोटेट किया, दैट कैन बी मेजर्ड बाय पोलरिमीटर। उसके बाद हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो हम लोगों ने देखा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दो तरह के होता है, एक होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एक होता है लेवोरोटेटरी। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डायरेक्शन अगर राइट साइड में रोटेट करता है तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, अगर लेफ्ट साइड में रोटेट करता है तो उसको बोलते हैं लेवोरोटेटरी। अब हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब देखो एक्चुअली होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट का अब जो डेफिनेशन दूंगा अब समझ में आएगा। यहाँ पे दो पॉइंट, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो होता है, पहला तो होता है ऑप्टिकली एक्टिव, पहला तो होता है ऑप्टिकली एक्टिव। अब थोड़े दिन पहले मैंने बताया ऑप्टिकली एक्टिव का मीनिंग क्या था। तो पहला बात, कार्बोहाइड्रेट का पहला डेफिनेशन में पहला पॉइंट आएगा कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। सेकंड पॉइंट क्या आएगा? पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये दो पॉइंट मिला के कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन बनता है। तो देखो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स में बोला, क्या बोला? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बोला? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब इस बात से ये बात समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? और कार्बोहाइड्रेट्स कैन रोटेट द डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इज नॉट इट? यही तो बात समझ में आ रहा है। ऑप्टिकली एक्टिव थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था? जो केमिकल प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डायरेक्शन चेंज करवा सकता है उसको ऑप्टिकली एक्टिव माना।
तो डेफिनेशन में, कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन में पहला बात क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब जितने भी कार्बोहाइड्रेट है सभी प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डायरेक्शन चेंज करने का कैपेसिटी रखता है। सेकंड हो गया पोली। तो आप लोग जानते हैं पोली का मतलब है मोर देन, केमिस्ट्री में पोली का मतलब है मोर देन, मोर देन, मोर देन। हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, हाइड्रोक्सी का मतलब है OH, मतलब अल्कोहल ग्रुप, हाइड्रोक्सी का मतलब है अल्कोहल ग्रुप। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, इस बात से क्या समझ में आ रहा है, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है कार्बोहाइड्रेट में हमेशा 2 से ज्यादा OH ग्रुप मिलने वाला है, कार्बोहाइड्रेट में हमेशा 2 से ज्यादा OH ग्रुप मिलने वाला है। नेक्स्ट सेकंड बात क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या था, CHO, और कीटोन का फॉर्मूला क्या था, C+O। मतलब एल्डी कार्बोहाइड्रेट जो होता है वहां पे तो 2 से ज्यादा OH ग्रुप होगा, साथ में आइदर एल्डिहाइड होगा नहीं तो कीटोन होगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकता। मतलब अल्कोहल तो होगा कंपलसरी है, साथ में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो कीटोन नहीं होगा, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा तो एल्डिहाइड नहीं होगा। तो ये हो गया प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अब अगर कार्बोहाइड्रेट का केमिकल डेफिनेशन अगर मैं पूछूं कैसे बोलेंगे आप लोग, तो ऐसे बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। That means all the carbohydrates can rotate the direction of plane polarized light। तो इसलिए बोला carbohydrates are optically active polyhydroxy, मतलब कार्बोहाइड्रेट में हमेशा 2 से ज्यादा OH ग्रुप होता है, साथ में एल्डिहाइड नहीं तो कीटोन होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सिक एल्डिहाइड और कीटोन। ये था हम लोगों का केमिकल डेफिनेशन। सो केमिकल definition of carbohydrate। सर चलिए, chemical definition of carbohydrate। Carbohydrates are optically active polyhydroxy एल्डिहाइड और कीटोन। बन गया पूरा डेफिनेशन, मिल जाएगा 1 मार्क। रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं, जो मैं समझाया वही चीज लास्ट में एक सेंटेंस में मैंने लिख के दिया। मेरा जैसा आप लोग मेरा जैसा सेंटेंस लिखने का जरूरत नहीं है, जो मैंने समझाया आप लोगों ने जो समझा उसी को अपने तरह से लिखो, वही बेस्ट लैंग्वेज होता है। तो फाइनली हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन मिल गया, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या चीज है, हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब मैंने बोला था कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल्स है। बायोमोलिक्यूल्स क्या है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। मैंने बोला था कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स बायोमोलिक्यूल्स है। बायोमोलिक्यूल्स क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। तो देखिए सिंपल से मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होता है वो वाटर फॉर्म में होता है। कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो होता है वो वाटर फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे कार्बन अगर x नंबर होगा, वाटर y नंबर होगा, हो गया जनरल फॉर्मूला। समझ में आ रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल्स का, बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या है, वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होगा। तो मैंने पहले कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दिखाया। अब मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होता है वो वाटर फॉर्म में होता है। बाद में क्या बोला, कार्बन अगर H नंबर होगा, Y वाटर क्या नंबर होगा, Y नंबर होगा। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो यहां से और एक क्वेश्चन बनने का चांसेस है। क्या बात चांसेस है, हम लोगों ने जो बायोमोलिक्यूल्स का जो एग्जांपल लिया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, ये जितने भी मॉलिक्यूल है, आप लोग अगर इन लोगों के बारे में अच्छी तरह से स्टडी करोगे तो देखना दो कॉमन बात समझ में आएगा। दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन स्ट्रक्चर, दे आर वेरी मच कंपाउंड और लार्ज इन साइज। जितने भी बायोमोलिक्यूल्स का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, इस सभी बायोमोलिक्यूल्स में दो चीज कॉमन है।
दे आर कॉम्प्लिकेटेड इन स्ट्रक्चर। अगर आप लोग उनके बारे में डिटेल्स में अंदर जाके स्टडी करोगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, एंड दे आर वेरी लार्ज इन साइज, और उसका साइज भी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो अगर कोई भी पूछे व्हाट कार्बोहाइड्रेट इज नोन टू बी बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट को क्यों बायोमोलिक्यूल्स बोला गया, तो ऐसे लिख सकते हो आप लोग, ऐसे डेफिनेशन बना के लिख सकते हो, और आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स आर बायोमोलिक्यूल्स बिकॉज डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच वी मे सफर फ्रॉम डिफरेंट डिजीज। ये भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है। ये भी बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स आर कंसीडर्ड एज बायोमोलिक्यूल्स बिकॉज दे आर वेरी लार्ज इन साइज एंड कॉम्प्लिकेटेड इन स्ट्रक्चर। ऐसे भी लिख सकते हो, बट ऐसे लिखोगे जो अभी मैं बोल रहा हूं, ऐसे बोलोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या, व्हाई कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स, तो क्या लिखोगे, कार्बोहाइड्रेट्स आर biomolecules because they are complicated in structure and large in size and deficiency of which we may suffer from different diseases। तो ऐसे लिखने से हम लोग को प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाएगा। और कुछ काम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग सैकराइड बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर also known to be सैकराइड्स। देखिए आप लोग, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सैकराइड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, सैक्का जो होता है इसका ये ग्रीक वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसका मीनिंग स्वीट होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, स्वीट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन टू बी सैकराइड्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट। तो कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे पूछा गया था, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाई कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन टू बी सैकराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग सैकराइड क्यों मानते हैं, कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड हम लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या मानते हैं, सैकराइड्स मानते हैं। और some other terms which are related to the carbohydrate, now I am going to explain it। शुगर और एक होता है नॉन शुगर। तो केमिस्ट्री में शुगर का डेफिनेशन अलग है, केमिस्ट्री में शुगर का डेफिनेशन अलग है। अब मान लीजिए आप एक स्कूल में गया, एक शॉपकीपर के पास गया, शॉपकीपर के पास जाके बोला मुझे 1 किलो शुगर दे दो, तो वो शुगर दे दिया, चीनी आपको दे दिया। मान लो मैं ही शॉपकीपर हूँ, मुझे जाके, मैं केमिस्ट हूँ मान लो, और मुझे आपने बोला आके मुझे 1 केजी चीनी दो, मैं चीनी का अलावा मैं ग्लूकोज भी दे सकता हूँ। तो इसका मीनिंग क्या है, शुगर का मतलब चीनी नहीं होता है, केमिस्ट्री में शुगर का मतलब चीनी नहीं होता है। एक्चुअली शुगर का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, जो कार्बोहाइड्रेट खाने में मीठा होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट स्वीट होता है, उसी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शुगर बोलते हैं। तो क्या हो गया, द कार्बोहाइड्रेट्स which are sweet in taste, are known to be sugar। For example, ग्लूकोज। तो आप लोग देखिए ग्लूकोज खाने में मीठा होता है कि नहीं, ग्लूकोज खाने में मीठा होता है कि नहीं, इसलिए ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट शुगर का एक एग्जांपल बन गया। जैसे कि सुक्रोज का मतलब क्या है बेटा, C12H22O11, जिसको हम लोग चीनी बोलते हैं, वो भी खाने में मीठा होता है, ये भी क्या हो गया, हम लोगों का शुगर बन गया। तो ध्यान रहे, शुगर का मतलब चीनी नहीं होता है। केमिस्ट्री भाषा में शुगर का मतलब होता है जो कार्बोहाइड्रेट खाने में मीठा होता है, मीठा लगता है, स्वीट इन टेस्ट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। तो ऑपोजिट डेफिनेशन होगा नॉन शुगर का, तो जो आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, जो कार्बोहाइड्रेट खाने में मीठा नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग नॉन शुगर बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेलुलोज तो जानते हैं सब, हम लोग जितने भी ग्रीनरी चीज है, मतलब प्लांट्स वगैरह है, प्लांट्स और जितने भी प्लांट्स वगैरह है, ये सब तो सेलुलोज से ही बना हुआ होता है। जैसे कि हम लोगों का जो लिखते हैं पेपर, कागज जो होता है, वो भी सेलुलोज है। सेलुलोज अब अगर आप चेक करेंगे, देखना आपको बिटर इन टेस्ट मिलेगा, थोड़ा तीता लगेगा, ठीक है, थोड़ा बिटर इन टेस्ट होगा। तो बिटर इन टेस्ट होगा, इसलिए उसको हम लोग बोला नॉन शुगर, क्योंकि सेलुलोज जो होता है वो मीठा नहीं होता है। जैसे कि स्टार्च भी हम लोगों का क्या होता है, नॉन शुगर का, क्योंकि ये भी टेस्ट, इसका भी टेस्ट मीठा नहीं होता। तो देखिए, तो कार्बोहाइड्रेट के रिलेटेड में और 3 टर्म बताया। क्या बताया,
पहला तो बताया कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन टू बी सैकराइड्स। सैका का मीनिंग क्या है? ग्रीक वर्ड में सैका का मीनिंग है स्वीट। तो ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट खाने में मीठा लगता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों ने सैकराइड माना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, व्हाई कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन टू बी सैकराइड्स। तो क्या लिखना है? द मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन टू बी सैकराइड्स। नेक्स्ट एक टर्म है शुगर। तो ध्यान रहे, शुगर उसी को बोला जाता है जो कार्बोहाइड्रेट खाने में मीठा होता है। चीनी को सिर्फ शुगर नहीं बोला जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट खाने में मीठा होता है वही क्या होता है? शुगर होता है। और नॉन शुगर क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट खाने में मीठा नहीं होता है। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही था। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप का है, कैसा कैसा है, किसको कैसे डिफाइन किया गया, कैसे क्लासिफाई किया गया, तो इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे? अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छे से मेरे वीडियो को फॉलो करो, और आपको जो हेल्प चाहिए मैं आप लोगों से मैं डायरेक्ट इंटरेक्शन करने के लिए ट्राई करूंगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करना, लाइक भी करना। थैंक यू।